अस्सलाम वालेकुम। अनकही में एक बार फिर खुश आमदीद। हमेशा एक तैयार दहानी हमारी वेबसाइट www.ankahi.tv और ईमेल करने के लिए live@ankahi.tv और कॉल करने के लिए 021-227-0839। कल हमने आई क्लीन कराची की एक कोशिश की कराची शहर के अंदर, और हमने एक छोटा सा हिस्सा एक दीवार का उसको साफ़ किया। सबसे पहले तो मैं सख्त शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि जिन्होंने हमारा साथ दिया, और तपती धूप में काम करने में थोड़ा मुंह तो काला हुआ, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है मज़ा बड़ा आया। तो बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो हमारे साथ आए, बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने हमारी मदद की। ICI पेंट्स ने हमको पेंट्स प्रोवाइड किए, बल्कि उनके एग्जीक्यूटिव्स हमारे साथ सारा दिन काम करते रहे, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। किनली वाटर वालों ने पानी हमको दिया, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार उन चंद बुज़ुर्गों का हूँ जिन्होंने कई घंटे वहाँ गुजारे, और सख्त शर्मिंदा भी हूँ कि हमारी नाअहली की वजह से, हम जो कि एबल्ड हैं उनकी नाअहली की वजह से हमारे बुज़ुर्गों को आके हमारी गंदी की हुई दीवारें साफ़ करनी पड़ी। और बहुत शर्मिंदा हूँ उन मासूम बच्चों से जिनको वालिदैन ये दिखाने के लिए लाए कि उनको क्या करना है। कहने को बड़ी अच्छी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात लगती है कि वालिदैन अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लाके सिखा रहे हैं कि दीवारें साफ़ करनी चाहिए, लेकिन ये उन बच्चों की तालीम और मुस्तक़बिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये इस मुल्क का मुस्तक़बिल नहीं होना चाहिए कि हम छोटे बच्चों को ना कि ये सिखाएं कि उन्होंने कल आके मुल्क कैसे चलाना है, उन्होंने कल आके सियासत कैसे करनी है, उन्होंने कल आके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, उन्होंने कल इस मुल्क को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, बल्कि हम उनको ये सिखा रहे हैं कि किसी की गंदी की हुई दीवारों को साफ़ कैसे करना है। बड़े अफसोस और शर्मिंदगी की बात है, और उसके लिए मैं एक हट्टा कट्टा पाकिस्तानी बहुत शर्मिंदा हूँ। अल्लाह मेरी रहनुमाई करे और मुझे ऐसी हरकतों से रोके कि मुझे ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। बहुत से काम हमें ख़ुद करने पड़ रहे हैं, और नज़रें झुकी हुई हैं कि बहुत से काम हमें दूसरों से करवाने पड़ रहे हैं। अभी अभी एक ख़बर टेलीग्राफ, जो कि बरतानिया का एक जरीदा है, उस पर है कि पाकिस्तान एक्सपैट्स से $10 बिलियन मांग रहा है बैंकक्रप्सी से बचने के लिए। यानी वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं, और वही पाकिस्तानी जिनके से कुछ मैं नाला रहता हूँ और शिकायत करता हूँ कि बाहर क्यों रहते हैं। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी सरकार उनसे $10 बिलियन की दरख्वास्त कर रही है कि हम बैंकक्रप्ट होने से बच जाएं। और शर्मिंदा यूँ हूँ कि सरकार तो मजबूर है लोगों से पैसे मांगने के लिए, लेकिन हम बिला किसी शर्म, बिला किसी लिहाज, बिला किसी ख्याल के ये डॉलर्स लुटाए जा रहे हैं उन कामों पे जो कि ज़रूरी नहीं है। कारोबार के लिए जाना ज़रूरी है, तालीम के लिए जाना ज़रूरी है, उसके अलावा बाकी चीज़ों में अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लें तो शायद मुल्क इस बेइज्जती से बच जाए। और मुल्क तो नहीं, मुल्क की तो कभी बेइज्जती नहीं होती, कौम की बेइज्जती होती है। तो मैं अपने आप की तस्हीह कर लेता हूँ कि शायद ये कौम इस बेइज्जती से बच जाए कि हमें अपने ही भाई बहनों से जो बाहर रहते हैं, या उन ममालिक से जिनके ख़िलाफ़ हम ना जाने क्या क्या कहते हैं, उनसे लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं और फिर उनसे पैसे मांगने जाना पड़ता है। तो अगर हम कुछ कोशिश करें तो शायद हमें यह हाथ फैलाने, हमारी सरकार को यह हाथ ना फैलाने पड़े। ये तो वो चीज़ें शायद जो मैं रोज़ यहाँ ख्वाहिशात ज़ाहिर करता रहूँगा और मुझे ज़रूरी नहीं है कि कोई असर हो। चंद रोज़ पहले, बल्कि शायद कल या परसों की बात है, एक बयान आया कि कराची के एक ख़ास इलाके के रहने वाले लोग अपनी हिफाजत का इंतज़ाम खुद कर लें। अजीब व गरीब सा बयान था, इसका मकसद मुझे समझ में नहीं आया। उसी तरह जिस जगह भी आप जाएं, लोगों से बात करें तो उनसे कहें जी आपके टॉप मसाइल क्या हैं, और वो टॉप मसाइल में कोई कहता है एजुकेशन, कोई कहता है इकोनॉमी, कोई कहता है परसेप्शन, लेकिन तकरीबन सब लोग कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर में रह नहीं सकते,
एक तो जो हमारी लार्ज स्केल हम जंग पे लगे हुए हैं उसकी रिपरकशंस हैं, एक दूसरी हमारी आम हालात में जो मामलात हैं उस पे भी हमारे यहाँ क्राइम, चोरी, चकारी, डाका और हर किस्म की क्राइम उसमें फंसे हुए और समझ नहीं आता जाएं तो कहाँ जाएं। तो उस मुझे कहा जा रहा है कि एक ज़रूरी फ़ोन कॉल है, वो ले लें पहले। सलमा बहन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम बहन। फैसल साहब, सलमा बात कर रही जी फरमाइए। मेरी आपसे एक छोटी सी शिकायत है। हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हूँ। आप हमेशा रूल्स को फॉलो करने और खासतौर पे ट्रैफिक के बारे में आप बहुत बात करते हैं। जी बिल्कुल, दुखती रगे मेरी। हम लोग बहुत इम्प्रेस होके अब ट्रैफिक के वो सारे चीजें फॉलो करना शुरू हो गए हैं जो पहले नहीं करते थे। सो नाइस ऑफ यू। कुछ अर्से पहले मैंने ये देखा कि आप खुद ट्रैफिक के कुछ कवानीन ब्रेक कर रहे हैं। इसके बाद ये गलती मुझसे कहाँ हुई? जी वो इस तरह हुई कि आप DHA की एक से रॉन्ग साइड ऑफ द रोड पे अपनी गाड़ी चला रहे थे। एक साइड पे रोड टूटी हुई थी, एक साइड पे सही थी, तो आप जो है वो जो सही साइड वाली रोड थी उसी पे अपनी गाड़ी चला रहे थे बजाय कि वो जो वापसी जाने का रास्ता था वो बहन बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने ये गलती की और अब मुझे समझ में आया कि कॉल मुझे जल्दी में क्यों दी गई। अच्छा क्या दी। लेकिन मसला ये है कि DHA में तो मैं समझता हूँ सही साइड पे कोई भी काम करना अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो मजाक DHA की सड़कों के साथ हुआ है, मैं दो चीज़ें बल्कि कहना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर आप थोड़ी एहतियात करके हैज़र्ड की लाइट्स ऑन करके गलत साइड पे गाड़ी ना चलाएं तो मैं आपसे शिकायत करूँगा, क्योंकि जो गाड़ी का हशर सही साइड पे हो रहा है उसकी मैं आपको दरख्वास्त नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी लाइट फुल बीम पे करके गाड़ी चलाएं तब भी मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप ये ना करेंगे तो किसी भी गड्ढे खड्डे में गटर में आप गिर सकते हैं, तो इसकी भी मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगा। और तीसरा ये कि अक्सर सिग्नल्स पे आप नहीं रुकेंगे लाल बत्ती पे, लेकिन खुदा रा ज़रा एहतियात करके मैं तब भी शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि जितने ज़रा सुनसान सिग्नल्स हैं DHA, डिफेंस, क्लिफ्टन वगैरह के, वहाँ थोड़ा रिस्क हाई है। तो बेहतर ये है, और मैं इतनी शर्मिंदगी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि बेहतर ये है कि आप उन सिग्नल्स पे ज़्यादा देर ना रुकें, बस ज़रा एहतियात करके दाएं और बाएं देख के गुजर जाएं। और बड़ा अच्छा हुआ कि आपने फ़ोन किया, क्योंकि जो आज का मौजू है वो भी तकरीबन इसी किस्म का है। शरफुद्दीन मेमन साहब, सिटीजन्स पुलिस लिएज़ॉन कमेटी, सर बहुत शुक्रिया। बीच में किसी ने कहा कि आपने ये काम छोड़ दिया और आप चले गए, और हम बड़े नाउम्मीद हुए कि खुदारा ये शख्स 8, 9, 15 जाने कितने बरस से आप ये काम कर रहे हैं। मैं ये तकरीबन 14 साल 14 मैंने कहा या अल्लाह ये कैसे हो सकता है। शरफुद्दीन मेमन हमारे पास भी आप 2-1 बार आए, तो वो गलत थी बात? नहीं बिल्कुल गलत थी। मैं आई एम वेरी मच अराउंड, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ वेकेशंस पे गया हुआ था, ठीक है, और वो थोड़ी वेकेशंस लंबी हो गई, ठीक है, और आई एम बैक। आपका हक है वेकेशन का, फिक्र न करें। मैं बिल्कुल बात। अच्छा, अब ये बड़ी अच्छी की आपने, फिक्र न कहें। अब ये जो मैंने मुझे कहना पड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हूँ ना मगर मैं हूँ, वापस आ गया। अच्छा, ये जो अभी मैंने बात की सिग्नल वाली, और कहते हुए मेरा दिल बड़ा दुखा, लेकिन मैं मजबूर हूँ ये कहने के लिए, और अक्सर मैं भी रुकता हूँ, हिचकिचाता हूँ, लेकिन निकल जाता हूँ। जो सिक्योरिटी हमारे यहाँ बिगड़ती चली जा रही है, उसका इलाज क्या है दोस्त? देखिए, ये मैं कुछ अर्से पहले भी आपके शो में, बिल्कुल, और ज़ाहिर जो टॉपिक पे मुझसे बात की जाती है वो क्राइम के हवाले से ही बात की जाती है। क्राइम को हम भी तकरीबन 20 साल से हम मॉनिटर कर रहे हैं। CPLC जो है, और वो जो CPLC का जो रोल रहा है हमेशा, वो यही है कि जो क्राइम के एनालिसिस हैं, जो क्राइम का पैटर्न है, वो हम मंथली बेसिस पे शेयर करते हैं पुलिस के साथ। और तो मैं उसको कट शॉर्ट करके ये बताऊं कि क्राइम की सिचुएशन जो है वो नो डाउट जिस तरह की आबादी कराची की बढ़ गई है, और जिस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर सकता। कच्ची आबादियाँ बढ़ गई हैं। लो लाइंग एरियाज में अगर आप देखें तो हाल ऐसा है कि आबादी का ये हाल आलम है कि एक एक घर के अंदर मेरे ख्याल में 15-15 लोग जो है वो आबाद हैं। ठीक है। तो उसके साथ साथ ये जो हम क्राइम की बात करते हैं,
तो क्राइम भी इसी तरह मैं समझता हूँ वो मल्टीप्लाई होता गया, और उसमें और कराची फिर एक वो शहर है जहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे मुल्क के जो लोग हैं वो कोशिश ये करते हैं कि उनको कराची में किसी तरह नौकरी मिल जाए। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, और जब यहाँ आते हैं तो फिर उनको वो प्रॉपर वो चीज़ें नहीं मिलती, वो नौकरी नहीं मिलती, वो उनको घर में रहने को नहीं मिलता, तो ये सारी चीज़ें फिर उनको डाइवर्ट करती हैं टुवर्ड्स क्राइम। तो ये एक एंगल है जो कि हम देखते आ रहे हैं। आपने ये सवाल किया कि ओवरऑल कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, ये बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। पुलिस की जो नफरी है जो हमने 10 साल पहले देखी थी, वो नफरी अभी भी वही मौजूद है, गिनती वही है, गिनती वही है। 30,000 की गिनती है, वो अभी भी वही 30,000 की गिनती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो 10-15 साल पहले था, तकरीबन अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस के हवाले से अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि इनके टेक्नोलॉजी है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन हुई है, रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक लैब्स हैं, डीएनए टेस्ट हैं, जो कि अभी मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से लाहौर में अब एक डीएनए टेस्ट होता है। फोरेंसिक कैपेबिलिटीज पूरी तरह नहीं हैं। ये अभी हाल में इतने बड़े ब्लास्ट हुए, इतनी बड़ी बड़ी, तो हमें बाहर के इन्वेस्टिगेशन टीम्स को बुलाना पड़ा कि वो यहाँ आके इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, वो तकरीबन जो 15 साल पहले थी वो अभी भी पुलिस के हवाले से वही है। इसमें जो बुनियादी बात है, उसमें जो हमारे हुक्मरान भी आते रहे, वो भी पुलिस को, जो मैं ये बार बार हमेशा ये कहता हूँ, नो डाउट ये जो नई गवर्नमेंट आई है और जो कि पिछली भी मेरे ख्याल में रही है गवर्नमेंट में, पीपल्स पार्टी, उनका डायरेक्शन लगता है ऐसे है कि वो चाहती है कि कोई ऐसा काम कर जाए, ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, पुलिस के हवाले से उनकी जो पोस्टिंग्स अच्छी की गई। मगर डाउन द लाइन ये देखा गया है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वही ट्रेंड शुरू हो जाता है, पुलिस को पोलिटिसाइज करना, ट्रांसफर पोस्टिंग्स में, फिर वो जो वीआईपी ड्यूटीज और इन चीज़ों में जब पुलिस को आप इन्वॉल्व करते हैं तो जो पुलिस का जो मेन फोकस है वो उससे वो हट जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो पुलिस को आप एज ए इंस्टीट्यूशन, पुलिस को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन करके चलाएं जो टोटली इंडिपेंडेंट हो, और ये सारी जितनी आउटर इंटरफेरेंसेज हैं, आउटर इंटरफेरेंस मकसद ये कि किसी तरह की भी हो, ये सारी, इनको जब तक आप इनसे अलग नहीं करेंगे तो आप अपना ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अभी भी आप देखें कि आप डिफेंस के इलाकों में, और जब भी ये जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो यही देखा गया है कि समहाउ इनकी पार्टी के लोग जो हैं या कोई भी हो, वो उनके ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे होते हैं, नंबर प्लेट्स चेंज हो जाती हैं, पर्सनलाइज नंबर प्लेट्स पे गाड़ियां चल रही होती हैं। और तकरीबन हर हुकूमत अब ये सारी चीजें जो हैं, ये चीजें आपका वो डायरेक्शन या एक लोगों में एहसास, एक बेहिसी का एहसास पैदा होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, और ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट है हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। तो जब तक हम ओवरऑल इसके ऊपर हम फोकस होकर ऊपर से जब तक हम इसको सही नहीं करने जाएंगे तो ये चीजें सही नहीं होंगी। तो ये तो आपने बड़ी वो नामुमकिन सी लीडरशिप कह दी आएगी ना, लेकिन नहीं, नामुमकिन नहीं है इसमें। जब आप देखें, मैं आपको बताऊं, ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्राइम्स दुनिया भर में होता है, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ इस मुल्क में हो रहा है। देखिए मेम साहब, देखिए बड़ा फर्क होता है, क्राइम होता है, उसमें जो डिफरेंस है वहां पर पुलिस का रिस्पांस, थैंक यू, रिस्पांस है। पुलिस के पास जाते खौफ नहीं, और यहाँ खौफ नहीं है, तो वो जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो पैदा होना बहुत जरूरी है। इस स्टेज के ऊपर मैं समझता हूं कि आप उसको सिर्फ इतना ही एड्रेस कर दें कि लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं और लोगों की जो शिकायत हैं और लोगों का ये खौफ है जो थाने में जाते हुए, ये जब खत्म हो जाएगा तो आपके इश्यूज और आपके ये लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। वो तो लेकिन ये तो वो जुल्फ है जो कभी बढ़ती नहीं दिख रही। अब कोई चांस है इसके होने का? अब मैं इसके ऊपर, आप भी आई थिंक उसी बोट में हैं, वी आर सेलिंग द सेम बोट। एग्जैक्टली। सीपीएलसी का जो काम है वो यही एक काम था जो कि मैं क्रेडिट दूंगा फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को कि उन्होंने इसकी बुनियाद जब डाली, और उस वक्त पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी, ये ऑर्गेनाइजेशन जब बनी थी, तो क्रेडिट एक्चुअली उनको भी जाता है। तो ये जब ऑर्गेनाइजेशन जब बनी तो ये उस वक्त बनी ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए। मैं समझता हूं एज ए सीपीएलसी हमें तकरीबन 20 साल होने को आ गए, और ये जो प्रोसेस था इसमें हम इतने कामयाब नहीं हुए जितने हमें कामयाब होना चाहिए था। कि जहां लोगों का कॉन्फिडेंस सीपीएलसी में है, ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पुलिस में होना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो पुलिस की तरफ जाते हुए घबराए ना।
पर ये दुनिया भर में एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी का एक रोल होता है। देखिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तो अलग चीज है ना, कम्युनिटी पुलिस के साथ पार्टिसिपेट करे, मिल के काम करे, ये तो मैं मानता हूँ बिल्कुल, लेकिन पुलिस के पैरेलल काम करना तो बिल्कुल नहीं समझ में आती बात। ये भी जो बात जो मैं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक पैरेलल फोर्स, सीपीएलसी को मैं कभी, ये थोड़ा सा लोगों का मिसकंसेप्शन है कि मे बी इट्स लाइक अ पैरेलल बॉडी, कोई पैरेलल बॉडी नहीं ठीक है। ये एक सपोर्टिव बॉडी है। ये बनी इसलिए थी कि पुलिस को सपोर्ट करे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में। अगवा बराए तावान के केसेस जो हैं वो सीपीएलसी की मदद से जो है 1989 में जो हाल था वो कराची में ये था कि लोग बड़े बड़ी गाड़ियां छोड़ के छोटी गाड़ियों में शिफ्ट हो गए थे, रोडों में घूमना उनके लिए मुश्किल हो गया था। तो ये वो सपोर्ट जो है सीपीएलसी ने अपने ये पुलिस को दी और उसके सीपीएलसी की मदद से ये केसेस जो है बहुत बड़ा काम है कि। और उसके अलावा जो मैंने कहा कि क्रिमिनल डेटाबेसेस, वो काम जो इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो अब बात हो रही है, ई पुलिसिंग की बात हो रही है, ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और अभी भी इस पर सिर्फ बात हो रही है। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं जो इतने सारे हमने ये बात भी अब हो रही है कि जी क्राइसिस मैनेजमेंट सेल या क्राइसिस मैनेजमेंट, मेरे ख्याल में कोई ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बन रहा है या क्राइसिस मैनेजमेंट सेल। ये मैं समझता हूँ ये जब इतने इश्यूज हमारे पास आउटर आपके देखें, ये बॉम्ब ब्लास्ट हो रही है, टेररिज्म के जो एक्ट्स हो रहे हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी भी ऑन ग्राउंड अगर आप देखेंगे कि कोई क्राइसिस मैनेजमेंट सेल का कॉन्सेप्ट अभी तक पूरी तरह अभी तक प्लेस नहीं है। इसमें आपके एक ऐसा सेल होना चाहिए जिसमें ये एक सेंट्रलाइज होना चाहिए, जिसमें सिटी गवर्नमेंट ऑन बोर्ड होनी चाहिए, जिसमें लोकल गवर्नमेंट ऑन, मतलब जो कमर्शियल गवर्नमेंट है वो ऑन बोर्ड होनी चाहिए, जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे ऑन बोर्ड होने, कम्युनिटी भी ऑन बोर्ड होनी चाहिए। तो ये जब तक आप इस तरह की सिचुएशन, अब ये अगर ये हो रहा है, अभी मुझे बताएं, लोग जो है अगर खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, लोगों के पास कोई हिदायत नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जाएं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी एडवाइस होनी चाहिए। आप तो बड़े हादसे की बात कर रहे हैं, छोटे हादसे की सूरत में भी हमें नहीं पता कहाँ जाना है। इस पे अभी और बात करते हैं, एक मुख्तसर सा वक्फा ले लीजिए। शरफुद्दीन मेमन साहब सीपीएलसी के जो चीफ है हमारे साथ बैठे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हम एज एन अवाम हम क्या कर सकते हैं। हमारे साथ रहिए। में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। फेसबुक पे मैसेज पढ़ रहा हूँ, किसने मुझसे पूछा कि फैसल भाई F-16 के पार्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। दोस्त, ये सवाल का जवाब मैं तो नहीं दे सकता F-16 के पार्ट्स का, मैं तो एक मासूम सा टीवी एंकर हूँ, लेकिन ये तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल सवाल किया आपने। लेकिन हाँ, पोलियो एक ऐसी चीज़ है जिसने हमारे मुल्क का पीछा नहीं छोड़ा। चंद ममालिक रह गए दुनिया में जिसमें हम हैं और हमारे यहाँ पोलियो भी मौजूद है। 14, 15 और 16 अक्टूबर को पोलियो कैंपेन चल रही है। समा टीवी ने ख़ास तौर पे पोलियो कंप्लेंट सेल खोल रखा है कि अगर आपको किसी वजह से पोलियो के खतरे आपके बच्चों को ना मिले हों तो आप इस कंप्लेंट सेल में फ़ोन करके 051-111-772-622 पे फ़ोन कर सकते हैं और वो एक तो आपकी कंप्लेंट टीवी पे दिखाएंगे भी और दे विल इंश्योर कि जो टीम है वो आपके घर पहुंच जाए। वैसे तो ये इश्तिहार मतवातर समा टीवी पर चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा ख़ास तौर पे अनकही के देखने वालों के लिए एक दफ़ा और याद दहानी के लिए वो दिखा दी जाए, तो एक लम्हा देख लीजिए। पोलियो एक ऐसा मर्ज जिसका इलाज मर्ज शुरू होने के बाद नहीं हो सकता। आपके बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए हमने 14, 15 और 16 अक्टूबर को समा पोलियो सेल का आगाज किया है। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर या गांव में हों, हाईवेज या मोटरवेज पर सफर कर रहे हों और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलवाना चाहते हैं, या आपको पोलियो से मुताल्लिक किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करनी हो, या फिर पोलियो की टीम आपके घर तक ना पहुंच सकी हो, तो हमसे 051-11772-622 पर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक राब्ता कीजिए। पोलियो से अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाइए। समा का ख्वाब, पोलियो से पाक पाकिस्तान। पोलियो के खतरे अपने बच्चों को जरूर पिलवाइए। कॉल है यासीन साहब की कराची से। अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब। जनाब वाली फरमाइए। सर सवाल मेरा ये हैगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, फरमाइए।
सर मेरा सवाल ये है, जब हम ट्रैफिक पे सिग्नल पे खड़े रहते हैं तो ये जो ट्रैफिक वाले जो सार्जेंट होते हैं, एसओ होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, ये सिग्नल पे आगे से तोड़ के सिग्नल चले जाते हैं। हम तो सिग्नल पे खड़े रहते हैं अपनी जगह पे जी, तो हमारे दिल पे क्या गुजरती है जब ये हमारे आगे से ऐसे सिग्नल तोड़ के जाते हैं? सिग्नल बेहतर जनाब, मैं समझ गया कि जब पुलिस ही कानून तोड़े तो हम क्या करें। आसिम साहब हैं कराची। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ में याद रखिए, फरमाइए। जी आसिम बात कर रहा हूँ कराची से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर माशाल्लाह डूइंग अ वेरी गुड जॉब फॉर पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड प्रोग्राम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बेसिकली आज जो आपका टॉपिक था इससे रिलेटेड 2 इंसिडेंट्स थे वो बताने थे ट्रैफिक रिलेटेड। ये सैटरडे के दिन मैं अपने सर मुख्तसरन बताइएगा जरा सा वक्त जी। असल में ये थोड़ा सा इंसिडेंट ऐसा है कि आपको बताना जरूरी है, लेकिन अगर मैं उसे काट दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि ट्रैफिक से रिलेटेड है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे ईमेल कर दें। अभी हम थोड़ा सा क्राइम रिलेटेड, शरफुद्दीन मेमन साहब बैठे हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। अच्छा, चले मैं उनसे ये आपसे जवाब कर देता हूँ इंसिडेंट को कट शॉर्ट करके जी, कि ये जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं और जो आपकी टिंटेड कार्स हैं जी, पुलिस जो छोटी कार्स होती हैं उनको तो रोक लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां होती हैं। बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बात समझ गया और हमने इस पे एक शो भी किया था और मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल समझ रहा हूँ। 2 बातें जिन्होंने जी, इसमें तो मैं ऑलरेडी मेरे ख्याल में जब शुरू में हम बात कर रहे थे बिल्कुल तो मैंने ये निकल आते हैं। हम तो टोटली इसके अगेंस्ट हैं कि टिंटेड ग्लासेस जो हैं वैसे भी बैंड हैं और ख़ास तौर पे और जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं वो भी टोटली बैंड हैं, ये होनी नहीं चाहिए। ना सिर्फ फैंसी बल्कि कुछ और अब तो आपको नॉन ट्रेसेबल नहीं, अब तो आपको MNAs और MPs के जो हैं उन्होंने अपने अपने वो लगा के वो चला रहे हैं। एंड आई पर्सनली फील ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं या ये जो हमारे लीडर्स हैं जो कि इलेक्ट होकर आए हैं, मतलब ये एक मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड अब ख़त्म होना चाहिए। ये जो यही जो जिस तरह इन्होंने साहब ने कहा, एक ने कहा कि जी हम जब खड़े रहते हैं और वो गाड़ी जो है वो सिग्नल को तोड़ती हुई चली जाती है, पुलिस वाला भी कानून शिकन है या इसमें कोई गवर्नमेंट नंबर प्लेट की गाड़ी हो, तो ये लोग ये आम तौर पे नज़र आता है। तो मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे ये जो हमारे जितने लोग इलेक्ट होकर आए हैं ये भी इन चीज़ का ख्याल रखें कि जब वो ये चीज़ें जब लगा के चलते हैं तो ये आम लोगों में एक किस्म की अगेन वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं और रिजेंटमेंट भी तो रिजेंटमेंट भी होती है और ये वो फील करते हैं कि जनाब मे बी दे आर अबव द लॉ और ये चीज़ें वैसे अलाउड नहीं है, ज़ाहिर है आपके पास गाड़ी पे नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए, यू आर नॉट अलाउड। तो ये एक मैसेज है जो कि मेरे ख्याल में अब वो टाइम आ गया है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई चेंज लेकर आएँ तो ये हमारे जितने हुक्मरान हैं वो भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह एक अपने आप को एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होकर चलें तो वो एक लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब ये तो वो चीज़ें जिसको हम शायद कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ मैंने भी एक कोशिश की थी ऑन कैमरा कि जी वो नंबर प्लेटें और शीशे वो तो हर एक वहाँ जो है बादशाह है, किसी को हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो बात इन्होंने एक और की कि जी ट्रैफिक वाले ही या ट्रैफिक वाले पुलिस ही जब कानून तोड़ती है उसमें भी आप हार गए, कुछ नहीं कर सके। नहीं, ट्रैफिक के ऊपर नो डाउट मैं समझता हूँ कि हम काम करने की ज़रूरत है। CPLC ने इसके ऊपर अब ये वो एरिया है अगेन इसमें जो ट्रैफिक पुलिस है उसके साथ बैठ के काम करने की ज़रूरत है। इसमें ये मैं समझता हूँ ये एक वो एरिया है, ये तो किसी ने इस तरह कोट अन कोट किसी ने ये भी कहा कि जनाब आप ट्रैफिक को सही कर दें तो आप में लोगों में वो डिसिप्लिन का एक आदत जो है वो पड़ जाएगी। एक नेशन जो है वो आपके ट्रैफिक से पहचाना जाता है कि रोड पर जो ट्रैफिक होती है उससे आपको अंदाज़ा होता है कि लोगों का हमारे नेशन का एक डायरेक्शन माइंडसेट क्या है, जहनियत क्या है। तो ये इसमें और इसमें मैं समझता हूँ इतना मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ बात ये है कि जब आप अपना जिस तरह अगर कहते ही हैं कि जनाब यहाँ से आप दुबई चले जाएं, यहाँ से किसी और सब सही हो जाता है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ लॉ जो है उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है और वो जब तक गवर्नमेंट लेवल पे अगेन और पुलिस लेवल के ऊपर इसको जब आप पूरी तरह अप्लाई करेंगे तो लोग डेफिनेटली उसको फॉलो करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है कि इसको वो इम्पोज करें। अब फिर ये वो बात हो गई जो कि अगले हफ्ते तो होनी रही और क्राइम एट आवर डोर स्टेप इज दिस वीक। इस हफ्ते हमारे पास क्राइम सिचुएशन है, हम इनसिक्योर हैं और ये सारे मामला तो एक हफ्ते में नहीं हो रहा है। अभी एक बहन का पैगाम आया हुआ है कि जी कुछ दिन पहले डाकू घर में आ गए आधी रात को, एक इंसिडेंट उसका कहते हैं सिग्नल पे मेरे वालिद से पैसे छीन लिए, सेल फोन छीन लिए, 4 दफ़ा गाड़ी की CNG की वो टैंक या किट वो चोरी हो गया। उसके बाद कहती है हमारी गाड़ी चोरी हो गई, पुलिस को रिपोर्ट की, उन्होंने कहा हम ढूंढ रहे हैं, फिर हमने खुद ही ढूंढ ली गाड़ी, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो मसाइल हैं छोटे बड़े, अब के जी है कि जी अगर आपने वो
मैं फिर इलाके का नाम नहीं लूँगा, लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन चंद अच्छे इलाकों में कि जी गाड़ियाँ अगर खड़ी हैं तो लोग घर में कूदते रात को टेप रिकॉर्डर चोरी करके ले जाते हैं जबकि अलार्म भी लगा हुआ। जी जी। ये इस किस्म का जो कांस्टेंट क्राइम सिचुएशन है, इससे क्या करे इंसान? देखिए इसमें अब इसमें अगेन अगर रिस्पांसिबिलिटी की बात करेंगे तो वो तो अगेन इट लाइज ऑन द पुलिस। वो तो छोड़, हम उस बात को छोड़, सारी रात हम बात करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ वो पूरी नहीं होगी, मगर जहाँ तक हमारी अपनी एक सिविक रिस्पांसिबिलिटी जो है, मैं समझता हूँ ये एक CPLC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके नेटवर्क को मैं समझता हूँ बढ़ाने की ज़रूरत है। CPLC के एक जो हमने स्कीम्स शुरू की हुई हैं जिसको हम CPLC नेबरहुड केयर के नाम से हमने स्टार्ट किया है, लेकिन बहुत लिमिटेड जगहों पे। हाँ लिमिटेड जगहों पे। आपने भी मेरे ख्याल में विजिट किया है और आपने भी ख्वाहिश जाहिर की है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि हमारे 3 एरियाज़ हैं जहाँ ये ऑपरेट कर रही है। एक है हमारे डिफेंस के DHA के एरिया में, CVU के ऊपर स्टार्ट किया है, और DHA के साथ और जो क्लिफ्टन कंटोनमेंट के साथ हमारी बातचीत चल रही है, वो चाहते ये हैं कि ये पूरे डिफेंस और क्लिफ्टन में इसको फैलाया जाए। तो इसमें हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत होगी, इसमें हमें लोगों की ज़रूरत होगी। CBC इसमें कोऑपरेट कर रहा है, कंटोनमेंट कोऑपरेट कर रहा है, और DHA ने भी अपनी विलिंगनेस दिखाई है। ठीक है। और वो जो मेन हमारा जो CVU का ऊपर जो ब्लॉक बना हुआ है उसको हम अपना एक मेन ऑफिस बनाएंगे और वो पूरे डिफेंस में। मगर इसमें एक शर्त ये है कि जो उस इलाके के रेजिडेंट्स हैं, फेज वाइज जो रेजिडेंट्स हैं, उनको उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, गाड़ियाँ हमें उसमें चाहिए, और पुलिस की तरफ से एक नफरी जो है वो हम पुलिस के साथ बात करके और वो अरेंज हो सकती है। मगर उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो उसमें वॉलंटियर्स जो हैं उस इलाके जो रेजिडेंट्स हैं, दे विल हैव टू गेट इन्वॉल्व इनटू इट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम। हाँ, अच्छा, इन टर्म्स ऑफ मनी, इसकी डिटेल मैं आपसे 2 मिनट में और लेता हूँ। इन टर्म्स ऑफ मनी जब हम कहते हैं तो अंदाजन क्या नंबर है? वो इतना ज़्यादा हैवी अमाउंट नहीं है, वो मंथली मेरे ख्याल में उसका डिपेंडिंग ऑन द एरिया कि जो आप जितने लोग शामिल बड़े घर पे आप रह रहे हैं, 500 गज पे हैं या 1000 पे हैं, 2000 पे हैं, तो मेरा ख्याल रफली इट विल कॉस्ट यू 2000 to 3000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, इट्स नॉट हैवी अमाउंट, और इतने अमाउंट में तो आप चौकीदार भी रख लेते हैं, तो ये वो अमाउंट है विच इज मैनेजेबल। ठीक है, और ये अगर आप किसी तरह करके अगर आप एक अच्छी बड़ी टीम बना लेते हैं, बाकी की जो हमारी वक्त है हम इसी पे फोकस करते हैं, नेबरहुड केयर पे, क्योंकि सरकार को तो हम सारी जिंदगी गुजार देंगे, वो तो जो अपने वक्त पे जो होगा सो होगा, ये करना है। एक ख्वाजा आसिफ साहब की कॉल है लाहौर से। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब वाली फरमाइए। जी फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मेरा सवाल इस चीज पर है कि हमने पूरे मुल्क में हर शहर में फौजियों के लिए तो कैंट एरिया बनाए हैं, उनकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया है, और अपने पुलिस वालों के लिए जो कि उनके इक्वली गुड सरकारी मुलाजिम हैं और अवाम की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके बीवी बच्चों के लिए और उन कांस्टेबल और जूनियर ऑफिसर्स और जो मिडिल लेवल के ऑफिसर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए जब वो किसी क्राइम के खिलाफ या क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन लेते हैं, तो अगर वो क्रिमिनल उनको थ्रेट करता है कि मैं आपके बीवी बच्चों को कल को स्कूल जाते हुए मार दूंगा या घर में कुछ कर दूंगा, और कितने वक्त, जी बिल्कुल, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है, उनके लिए ना कोई कॉलोनी है ना कोई इंतजाम है। ये ऐसे है जैसे आर्मी जो है वो 1st ग्रेड सिटीजन हैं और पुलिस वाले जो हैं वो 3rd ग्रेड सिटीजन हैं। ठीक है जनाब, बिल्कुल सही फरमाया। मैं इस पे होगी एक मुख्तसर वक्फा ले लीजिए, फिर ये ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की वो बहुत ज़रूरी बात है, और मैं तो उसमें एक और एडिशन करिए देता हूँ कि पुलिस जिस तनख्वाह में काम करती है वो पुलिस की ही हिम्मत है। ये हम वक्फा ले लें, फिर शफीउद्दीन साहब से हम बात ये भी करते हैं जो अभी इन्होंने कॉल की, और ये भी कि नेबरहुड केयर का सिलसिला क्या, हमारे साथ रहेगा। अनके में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। ये मुस्कुराहट यूँ थी कि अभी एक साहब मुझसे चैट पे भी शिकायत कर रहे हैं सऊदी अरब से कि भाई आपको क्या एतराज़ है बाहर रहने वालों। मैं कहा जी मुझे कतन कोई एतराज़ नहीं, हाँ आपको इज़्ज़त दे, आपको रिस्क दे, आपको खुशियाँ दे। और अभी शरफुद्दीन मेमन साहब ने भी ब्रेक में यही कहा कि मसाइल हैं, ये हैं, और इन्होंने फिर हम दोनों के बीच में एक कॉमन शख्स है जो अमेरिका में रहते हैं, पूछा उनका क्या हाल है। मैंने कहा खैरियत से हैं, और पहले मेरे मुंह से निकला कि उन जैसे 1000 लोग पाकिस्तान में वापस आ जाए, तमाम मसाइल ख़त्म हो जाए। उस पर वो हंसने लगे, उन्होंने कहा वो तो होगा नहीं, तो ये बहस बेकार है। तो ये तो एक अलग से बात हुई। तो जो नेबरहुड केयर का सिलसिला है उसमें हम
क्या कर सकते हैं? क्या प्रैक्टिकली कुछ वाकई हो सकता है, या जब तक कि सरकार साथ नहीं देगी तो ये एक ऐसी अपने दिफा की कोशिशें हैं? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक एक तो पहले जो सवाल उन्होंने किया था, सवाल तो नहीं था, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन जिस तरह दी कि पुलिस वालों को इतना बुरा हाल क्यों, वो उस पर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल 100% वो चीज़ है जिसको अगर हम हमेशा ये कहते हैं, और CPLC ने भी ये रोल प्ले किया है कि हमने पुलिस के साथ मिल के काम किया है। हमने कभी पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन में काम नहीं किया, कभी हमने पुलिस के साथ, जैसे अभी जिस तरह आपने कहा कि ये कोई पैरेलल बॉडी नहीं है। अब तो अगर हम उर्दू में कहें तो अब तो राब्ता कमेटी है ना? बिल्कुल राब्ता कमेटी है, और राब्ता कमेटी के साथ साथ हमने पुलिस को भी ये एहसास दिलाया कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि कम्युनिटी बेस्ड है, कि वी ऑल्सो केयर अबाउट देम। तो इसमें हमने इनके जो लिविंग एरियाज हैं, जो कि रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जिनको लाइन्स एरिया किया जाता है, ये भी हमने इसमें पूरी इंप्रूवमेंट की। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि 1989-90 में जब CPLC बनी थी तो हैदराबाद की जो पुलिस लाइन्स एरिया था जहाँ ये रहते थे, वहाँ पर गैस कनेक्शन नहीं था, वहाँ पर सीवरेज नहीं था, वहाँ पीने का पानी नहीं था। ये कब की बात कर रहे हैं? 89-90 की बात कर रहा हूँ। ये मैं कोई ओल्डन मतलब उसमें नहीं बात कर रहा हूँ कि पता नहीं किस कदीम ज़माने की बात नहीं हो रही। तो उसमें हमने इनको गैस कनेक्शन, पानी और सीवरेज लाइन्स डाल के दी। तो इसके साथ साथ हमने और भी, हम अभी 3 स्कूल्स जो है मैनेज कर रहे हैं, जो कि पुलिस पर्सनल के फैमिलीज के लिए वो फ्री ऑफ चार्ज है। हम 3 डिस्पेंसरीज चला रहे हैं, और हाल ही में पुलिस हॉस्पिटल जो है उसकी मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर भी CPLC इज अ पार्ट ऑफ दैट मैनेजमेंट एंड वी। सो ये एक ऐसा काम है जो कि हमने एहसास दिलाया पुलिस को कि हम काम करना चाहते हैं, और ये टाइम आ गया है कि हम अगर सिर्फ हुकूमत की तरफ देखते रहेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। CPLC ये वो वाहिद एक सक्सेसफुल रोल मॉडल है कि जहां हमने प्रूव करके बताया है कि टोटल इंडिपेंडेंट फंडिंग हमारी टोटली प्राइवेट डोनेशंस के ऊपर हम चलते हैं। जितने लोग CPLC के जो मेंबरान हैं, मेन ऑफिस जिसमें मैं खुद बैठता हूं, मेरे साथ 2 डिप्टीज, 3 असिस्टेंट चीफ्स हैं, और 5 हमारे दफ्तर, जिसमें हर दफ्तर के अंदर 9 मेंबर हैं। हर दफ्तर में 5 जोन्स में एक लेडी मेंबर है। तो जितने ये मेंबरान CPLC के हैं, सारे के सारे जो हैं वॉलंटियर बेसिस पे काम कर रहे हैं। एट एवरेज हर मेंबर जो है 4 से 5 घंटे देता है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो लोग हैं हमारे पास, रोज की बात कर रहा हूं, तो लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं। और यहां पर जो CPLC नेबरहुड केयर की बात हो रही है, यहां पर हमने अगेन वो काम किया। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेजिडेंट्स की तरफ से जो है, उसमें जो पुलिस की फोर्स जो उन नेबरहुड केयर्स में जो काम करती है, DHA वाले में, PSHS ब्लॉक 6 में, और हमारा सोसाइटी में, और इसी तरह हम दूसरे इलाकों में करें। तो जो पुलिस की जो नफरी है, उनको हम एक्स्ट्रा सैलरी देते हैं वहां पर स्टाइपेंड्स की शक्ल में, उनको एक्स्ट्रा बोनसेस, उनको सैलरी जो आपकी नेबरहुड केयर में, हमारे नेबरहुड केयर में हमारे साथ काम करते हैं। तो वो जो अगर आपको हैरत होगी कि जो पुलिस ऑफिसर्स जो हमारे साथ इन एरियाज में काम कर रहे हैं, वो इतने खुश हैं यहाँ तक कि अब उस एरियाज में लोग, पुलिस वाले जो हैं, अपनी पोस्टिंग जो है चाहते हैं कि वहां पर उनकी पोस्टिंग हो। तो देखा ही जाए कि अंदरूनी तौर पर हर इंसान जो है वो नेक काम करना चाहता है। हर इंसान जो है वो चाहता है कि वो हलाल की रोटी खाए। कोई नहीं चाहता कि वो करप्शन की। जब उनके हालात ऐसे बना लेंगे आप, जब वो अपने एंड्स पूरे नहीं कर सकेंगे, जब उनकी बच्चों की एजुकेशन पूरी नहीं हो सकेगी, जब बच्चों के मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो सकेगा, तो वो मजबूर हो जाएगा कि कुछ ना कुछ वो करेगा सर्वाइव करने के। जबकि उसके हाथ में ताकत भी दे दिया, तो आपने उसको पावर भी दे दिया, फिर आपने उसको पॉलिटिसाइज भी कर दिया, फिर आपको उससे गलत काम भी करवा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो अपने एंड्स पूरे करने के लिए कुछ ना कुछ वो करेगा। तो ये ये जो CPLC नेबरहुड केयर की जो बात हो रही है, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है और ऐसी स्कीम है जो कि हम कोशिश हमारी है कि कराची के हर हिस्से में इसको फैलाया जाए। और ये वो काम है जिसमें आपने कहा कि जी जो पहले एक ज़माने में चौकीदारी सिस्टम होता था, जब मोहल्ला कमिटीज़ की ये बात, तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि आप ग्रास रूट लेवल पे ले जाएंगे। तो वो लोग जो उसमें इन्वॉल्व होंगे वो अपनी खुद सिक्योरिटी पुलिस के साथ मिलकर पार्टनरशिप। मैं एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है और कोई ये दकियानूसी या पसमानदा चीज़ नहीं है। विलायत में आज तक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी पुलिसिंग होती है। नेबरहुड वॉचेस हैं दुनिया भर में। अब वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली पुलिस का बहुत बेहतर है, तो वो इनफैक्ट उनकी सक्सेस जो पुलिस की बाहर के मुल्कों में ये है, डेवलप्ड कंट्रीज में, कि इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिलती है पुलिस को, उसके ऊपर वो एक्ट करती है। तो यहाँ पर ये जो हम जो बात करते हैं कि ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है, तो ये जब पार्टनरशिप के अंदर पुलिस और जो सिटीजन्स जो हैं पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे या पुलिस उनके साथ मिलकर काम करेगी, तो ये एक जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये एक पार्टनरशिप में काम होगा।
तो मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ कि अब पुलिस ऑर्डर में CPLC जो है मैंडेटरी बाय लॉ है कि ये पूरे पाकिस्तान में बननी है। ओके। और इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लाहौर में बनी है, पेशावर में बनी है, कोयटा में बनी है, फैसलाबाद में बनी है, मगर उसमें और कराची की CPLC में फ़र्क ये है कि उसमें जो लोग उन्होंने इंडक्ट किए हैं वो तकरीबन पोलिटिसाइज लोग हैं, वो फेवरेट्स हैं लोगों के, और इस वजह से वो CPLC इतनी कामयाब नहीं हुई। लेकिन वहाँ क्राइम इतना खतरनाक अल्हम्दुलिल्लाह है भी नहीं। अब फैसल मैं आपको बताऊं, लाहौर में क्राइम का रेट जो है वो बहुत बढ़ चुका है। पहले गाड़ियों की चोरी जो है लाहौर में बहुत कम होती थी, मगर अब वो लेकिन वो मोबाइल स्नैचिंग और ये वो नहीं, हर चीज़ है उधर। आप रहते यहाँ हैं तो ये नहीं है कि वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम नहीं है, वहाँ पर हर बड़े बड़े शहर में पाकिस्तान में अब ये क्राइम वगैरह हो रहा है, और ये कॉन्सेप्ट जो है CPLC का ये पूरे मुल्क में ये फैल रहा है। अब ये जो रिसेंटली गवर्नर साहब ने इसकी समरी में, आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू द गवर्नर कि उन्होंने इसकी समरी जो अप्रूव की है, जिसमें रीजनल CPLCs जो हैं वो बनेगी, हैदराबाद से बनेगी, और सबसे पहले हैदराबाद, फिर सक्खर और लाड़काना। तो ये CPLCs अगर बन जाएंगी तो यू कैन इमेजिन कि ये नेटवर्क कराची से फैल के ये पूरे सिंध, और उसमें क्राइम और फिर कैप्टिवेटिंग का भी नेटवर्क बढ़ जाएगा। क्राइम को कैसे कंट्रोल करेंगे जब आपके पास क्राइम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब आपके फिंगर टिप्स के पर हो, जब आप एक क्राइम पैटर्न बनाएं तो तभी आप उस पर काम कर सकते हैं ना। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आप सोचे, अंदाजा करें कि ये डेटाबेस अगर पूरे प्रोविंस में या पूरे मुल्क में हो जाए, कलेक्ट होना शुरू हो तो बेहतर है, तो यू कैन इजीली इफेक्टिवली वर्क। वक्त थोड़ा सा है और मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि इसके लिए लोगों को क्या करना है, लेकिन ये 2 कॉल हैं, जल्दी से ले लूँ, देन आई वुड लाइक क्लोजिंग से पहले आप बता दें कि लोगों के इन्वॉल्वमेंट आप किस तरह चाहते हो, क्या करना है। फरजाना बहन है कराची। अस्सलाम वालेकुम फरजाना साहब। वालेकुम बहन, वक्त बहुत मुख्तसर है, जल्दी से मुझे बता दीजिए जो कहना चाहिए। जी फरमाइए। बात ये थी ये है कि मेरा बेटा स्टूडेंट है और वो कुछ दिन पहले वो जा रहा था, तो सिग्नल पे उसको 2 लड़कों ने जो बिल्कुल पैदल थे, उनके किसी चीज पे भी नहीं थे, उनके पास गन पॉइंट पे उसने उसका वॉलेट और मोबाइल छीना। सिग्नल के पास, जैसे कि आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस खड़े होते हैं, 3 खड़े थे जी। उनके पॉकेट में उनके पास वो जो होता है वॉकी टॉकी भी होता है जी। उन्होंने कुछ नहीं किया नहीं, लेकिन उनको अगर वो चाहते तो वो इन्फॉर्म कर सकते थे। राइट, ठीक है फिलहाल बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। जनाब वक्त बहुत मुख्तसर है, जल्दी से कह दीजिए। मार्केट में है ना कारोबार, पूरी मार्केट है, उसमें है ना मैंने कभी 8 महीने से घर नहीं गया था, वहीं खाना खाता था अपना। तो घर उस दिन मैंने कहा मैं घर खाने गया। जब घर आया मैं खाना खाने, तो मैंने अम्मी से कहा घर खाऊंगा। तो जब घर अच्छा खाना पका, मैं खाने के लिए बैठा, खाना ना खा, दोपहर का टाइम था। जी मुझे जल्दी से बताइए मोहसिन, वक्त बहुत मुख्तसर, जल्दी से कह दीजिए। मैं जा रहा था तो मैंने कहा मैं निकलता हूँ बाहर, डाकू बाहर जाना, 10 बजे जा रही, ना बच्चा ना कोई, ना मैं पुल नहीं गया, तो डाकू आ गए, 4 डाकू थे। बेहतर, बहुत शुक्रिया मोहसिन, बहुत शुक्रिया। इस सवाल में आपका नहीं ले सका जल्दी में। शबीर साहब अगर मुझे जल्दी से बता दें किस तरह आप चाहते हैं लोगों की कोऑपरेशन, हाउ कैन इट बी सॉर्टेड आउट, क्या कर सकते हैं? देखिए अभी तो जो बात अभी हो रही है उसमें लोगों का, जिस तरह लोगों ने मुख्तलिफ अपनी कंप्लेंट्स बताई हैं जो क्राइम के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी न किसी तरह इन केसेस को जो है रजिस्टर्ड कराएं। ठीक है। जो भी क्राइम ऑन ग्राउंड हो रहा है वो आप अगर डायरेक्टली थाने जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली जाएं और उनको वहाँ रजिस्टर्ड करवाएं। वहाँ अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं तो आप काइंडली CPLC के मेन ऑफिस में हमारी हेल्पलाइन है 5682222, उस पर हमें इतला दें। हमारे 5 दफ्तर हैं, उनके नंबर्स भी लोगों के पास मौजूद हैं। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर डेफिनेटली जब तक हमारे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम उस पर काम नहीं कर सकते। और नेबरहुड केयर के लिए अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे तो वो आपके ऑफिस फोन करें, वो बिल्कुल हमारे ऑफिस से रब्ता करें, ताकि ये टीम्स जो हैं हम एरिया वाइज जो भी जिसका भी कोई भी एरिया हो और जो अगर काम करना चाहता है डेटाबेस तो हमारे 2 नंबर हैं। एक तो हेल्पलाइन मैंने बता दी 5682222, उस पर भी फोन करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। मगर जो हमारी मेरी अपनी लाइन है बोर्ड से 5683333, जिस पर कॉल करके मुझसे वो रब्ता कर सकते हैं। अफसोस की बात है कि हमें ये करना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि करना पड़ रहा है और हकीकत से मुंह छुपा के कुछ भी नहीं मिलेगा। बेहतर ये है कि हम जो कर सकते हैं वो मिल के करें, और अगर मिल के करेंगे तो सरकार के लिए भी काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हम इतने आउट ऑफ कंट्रोल हैं कि सरकार भी मुश्किल से संभाल सकती है। बहरहाल ये वक्त हमारे साथ गुजारने का बहुत शुक्रिया मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। कल 6 तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।